नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खुद को उन्होंने घर में आइसोलेट कर लिया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना का खतरा एक बार फिर से अगर हम बात करें तो देश में बढ़ता जा रहा है, जहां एक और कई तमाम नेता भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हाल ही में सोनिया गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हुई हैं, उनके बाद प्रियंका गांधी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद अब बात करें तो देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। फिलहाल उन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया है और काफी ज्यादा सावधानी बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश में खतरा जो है वो एक बार फिर से मंडराने लगा है। कोरोना के मामलों में अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों के आंकड़े पर भी नजर डालें तो मामलों में काफी तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके साथ ही कई लोग रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बात करें तो काफी लंबे समय से जहां एक और कोरोना की रफ्तार जारी है। हालांकि बीच में इसमें कहीं ना कहीं लगाम देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी भी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने संपर्क में आए लोगों को जल्द से जल्द टेस्ट कराने की भी उन्होंने सलाह दी है। फडणवीस को दूसरी बार कोरोना हुआ है। इससे पहले वे साल 2020 में भी संक्रमित पाए गए थे, तब उनका सरकारी अस्पताल में इलाज कराया गया था। तो फडणवीस ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मेरी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है और मैं होम आइसोलेशन में हूं। डॉक्टरों की सलाह पर दवा और उपचार ले रहा हूं। जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें सलाह देता हूं कि अपना कोविड टेस्ट करा लें और सभी लोग अपना ध्यान रखें। कोरोना के मामले जो है वो फिर से बढ़ते जा रहे हैं। बात करें तो पिछले 24 घंटे में मुंबई में 889 नए मामले सामने आए हैं और इससे पहले 3 दिन तक 700 से अधिक मामले जो थे वो रोजाना बढ़ते जा रहे थे और फिलहाल सिर्फ 45 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये राहत की बात है। इनमें से सिर्फ 3 मरीजों की ऑक्सीजन लगाने की भी जरूरत पड़ी है। तो कोविड से निपटने के लिए भी तमाम तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बेटी और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कोरोना के मामले बढ़ने पर चौथी लहर की आशंका भी जताई है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि शायद चौथी लहर है और लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि लोग फिर से मास्क का इस्तेमाल करना शुरू करें। आदित्य ठाकरे ने अपील की है कि अगर लोग बाहर निकलें तो जिम्मेदारी के साथ मास्क का इस्तेमाल करें और साथ ही राज्य में फिर से मास्क अनिवार्य करने के सवाल पर भी आदित्य ठाकरे ने कहा, जब तक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से गाइडलाइंस जारी नहीं की जाती तब तक हम रुके हुए हैं। जब केंद्र सरकार नियम जारी करेगी तो हम भी प्रोटोकॉल लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मास्क खुद की सेफ्टी के लिए जरूर पहने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। इसके साथ ही भारत ये प्रयास तब से कर रहा है जब क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन करते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन उन्हीं के खाते में जाता है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा
कि इस साल के बजट में हमने तय किया है कि गंगा के किनारे बसे गांव में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे, साथ ही नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर भी बनाएंगे। इससे हमारे खेत को केमिकल फ्री होगी और साथ ही नमामि गंगे अभियान को भी नया बल मिलेगा। विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पहले हमारे देश के किसान के पास इस बात की जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी चीज की कमी देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल अब इसको लेकर के भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और हम कैच द रेन जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण से देश के जन जन को जोड़ रहे हैं। इस साल मार्च में ही देश में 13 बड़ी नदियों के संरक्षण का अभियान भी शुरू हुआ है। इसमें पानी में प्रदूषण कम करने के साथ साथ नदियों के किनारे वन लगाने का भी काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ युधिष्ठिर और दुर्योधन के भेद की जब चर्चा होती है तो दुर्योधन के विषय में जब कहा जाता है तो यही कहता है कि जाना भी धर्म न च में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। सत्य क्या है मुझे मालूम है लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता हूं। तो समाज में जब ऐसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो ऐसा संकट आता है तो एक सामूहिक अभियान से समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोजने होते हैं। मुझे खुशी है कि बीते 8 वर्षों में देश ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोकें। हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के बवाल मचा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता इन दिनों एक दूसरे पर वाल पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी के नाराज विधायक कुलदीप बिश्नोई एक दूसरे पर तंज कसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई पर जमकर निशाना साधा है। हुड्डा ने कहा कि जिनकी अंतरात्मा पार्टी के साथ नहीं है उनको कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। तो वहीं बिश्नोई ने खुद को जन्मजात कांग्रेसी बता करके हुड्डा पर पलटवार भी किया है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जिनकी अंतरात्मा बीजेपी ईडी के चरणों में गिरवी है वो भी अंतरात्मा की बात करते हैं। कश्मीर में इन दिनों चरमपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। एक तरफ सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार को कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के घेर रही है। ऐसे ही संजय राउत ने कश्मीर को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कश्मीर फिर एक बार जल रहा है, खून से लथपथ हो रहा है। कश्मीर की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है और हमारे जो दिल्ली के प्रमुख लोग हैं वो फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। कभी कश्मीर फाइल का प्रमोशन होता है, कभी पृथ्वीराज का प्रमोशन होता है और वहाँ कश्मीरी पंडितों का जो आक्रोश है वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीरी पंडित हो और हिंदू समाज के लोग हो, इतना ही नहीं, हमारे मुसलमान भाई जो है देशभक्त जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करते हैं उनकी भी हत्या हो रही है क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब तक 20 सिक्योरिटी फोर्सेस जो मुस्लिम है, अधिकारी हैं, उनकी हत्या हुई है। श्रीनगर से लेकर पुलवामा तक हवलदार, डीवाईएसपी, एसपी रैंक के मुस्लिम अधिकारी इसलिए मारे गए हैं क्योंकि वो देश की रक्षा से जुड़े हैं।
कश्मीरी पंडितों को फिर एक बार भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर के हजारों पंडित अब घाटी छोड़कर अपने ही देश में निर्वासित हो रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक बयान दिया है और कहा है कि कश्मीरी पंडितों का जो पलायन चल रहा है, जो हत्या शुरू है, उस बारे में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि महाराष्ट्र पूरी ताकत से, महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना पूरी ताकत से कश्मीरी पंडितों के साथ रहेगी और जो जो उनके लिए करना है, उनकी फैमिलीज के लिए करना है, वो महाराष्ट्र सरकार उनको पूरी मदद। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में जंतर मंतर पर मौजूद हैं। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोले। वहीं जंतर मंतर पर मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोग हाथ में काला धागा पहन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। इनका कहना है कि केंद्र सरकार वहां हालात और माहौल बेहतर करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। लगातार कश्मीर में हत्याएं हो रही हैं, कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने धारा 370 हटा तो दी, पर उसके बाद सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं किया। लोगों की खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, बैंक में घुस करके गोली मार दी जा रही है। कश्मीर में बने इन हालातों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और खुलकर केंद्र सरकार का विरोध भी करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि इन हत्याओं का असल जिम्मेदार फिल्म कश्मीर फाइल्स है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह मौजूद रहे। पूरा देश दुखी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे दिल्ली के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने एक दिन पहले ये संदेशा भेजा था कि आज यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के समर्थन में एक आक्रोश रैली की जाएगी और इतने कम समय में इतने लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठे हो गए। इसी से ये जाहिर है कि किस तरह से एक एक भारतवासी के मन में कश्मीर में जो चल रहा है उसको लेके गुस्सा है और उसको लेके चिंता है और उसको लेके दुख है। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। आज फिर से कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए हैं। एक बार 1990 में हुए थे और एक बार अब फिर से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। एक ही जिंदगी में एक ही बार वही घटना बड़ी दुखद थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वापस अपने घर आए थे, घर लौटे थे कि दोबारा अपने जमीन पे, अपनी मातृभूमि पे, अपनी जन्मभूमि पे फिर से घर बसाएंगे, लेकिन फिर से उन्हें मजबूर होकर घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। आज कश्मीरी ने पूछा है, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीर का हम कश्मीरी आपसे पूछ रहा है कि 8 साल में वहां पे स्कूल खोला नहीं खोला, अस्पताल खोले नहीं खोले, रोजगार लगवाए नहीं लगवाए, नए व्यापार लगवाए नहीं लगवाए, शांति बहाली हुई, 30 साल से ज्यादा पुरानी, 30 साल पुरानी हिंसा की तरफ लौट गया कश्मीर। आज कश्मीर का नौजवान रोजगार मांग रहा है, व्यापार मांग रहा है, स्कूल मांग रहा है, अस्पताल मांग रहा है, कॉलेज मांग रहा है, और आप क्या दे रहे हो? गोलियां दे रहे हो। आप उसके ऊपर गोलियां चलवा रहे हो। पूरे देश से नौजवान जा रहे हैं। राजस्थान का नौजवान शादी के 2 महीने बाद कश्मीर में इस भरोसे के साथ नौकरी करने गया बैंक की, विजय कुमार, उसे लगा कि कश्मीर में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बदलाव किया हो, लेकिन जाने के 2 दिन के बाद उसकी लाश वहां से वापस आई। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने ये हालात करवा दिए हैं। कश्मीर में इतनी बुरी हालत करवा दी है, केवल प्रचार किया कि साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, कश्मीर में अच्छा कर रहे हैं, कश्मीर में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज पूरे के पूरे कश्मीर में माहौल वही, पूरी की पूरी घाटी में माहौल वही 1990 वाला हो गया है। जहाँ पे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहाँ उनके सामने पुलिस बल लगा दी जाती है। जब वो अपनी सुरक्षा के लिए आवाज निकालते हैं, जब वो सड़कों पर आते हैं,
जब वो कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमको सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा तो मोदी जी की सरकार नहीं दे पाती, सुरक्षा तो नहीं दे पाती, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों को लाठियों से पिटवाया जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़। आरजेडी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। आज यानी संपूर्ण क्रांति दिवस पर आरजेडी महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। सम्मेलन में आरजेडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली है। आरजेडी के मुताबिक वो आंकड़ों के जरिए विकास की सारी सच्चाई जनता के सामने रखेंगे। कुल मिलाकर आरजेडी जनता तक सरकार की विफलताओं को पहुंचाने की भी कोशिश करेगी। उधर आरजेडी ने इस सम्मेलन के लिए अपने साथ पार्टी कांग्रेस को भी अलग कर दिया है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां हल्ला बोलने की तैयारी में है, तो वहीं महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन पर राजनीति भी चरम पर पहुंच गई है। तमाम दल इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर देश के अलग अलग हिस्सों में सीएम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सीएम योगी आज 50 साल के हो गए हैं। वहीं आम जनता के साथ साथ कई दिग्गज लोगों ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह समेत बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। योगी आदित्यनाथ के 50वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बुलडोजर के साथ विशेष गंगा आरती की गई। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सीएम का जन्मदिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया, जिसमें सीएम योगी का कटआउट और बुलडोजर को सजाया गया। 80 घाट पर सजे बुलडोजर को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं ने घाट पर अबीर से योगी आदित्यनाथ की रंगोली भी बनाई है। वहीं घाट पर आए पर्यटकों ने सीएम के कटआउट के साथ सेल्फी भी ली है। मैं पारुल मोदी सूरत गुजरात से बोल रही हूँ। मैं 12 साल पहले भी इधर आई थी, लेकिन अब बहुत अच्छा वाराणसी हो गया है। हैप्पी बर्थडे योगी जी, जय हो भाजपा की, जय हो। हेलो, मैं हितेश हूँ, मुंबई से आया हूँ और मुझे यहाँ पे ये सब देख के बहुत आनंद हो रहा है कि बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। अच्छा, अभी आप सेल्फी ले रहे थे, किसके साथ आप सेल्फी ले रहे थे? मुख्यमंत्री योगी जी के साथ। अच्छा, क्या भाव रहा योगी जी के प्रति? आप लोग सेल्फी ले रहे थे उनके कटवे से? बहुत आदरपूर्ण भाव रहा है जी। और यहाँ का ये जो माहौल देख रहे तो हमें बहुत खुशी हो रही है। कल उनका जन्मदिन है, क्या कहना चाहिए? हम उनको तहे दिल से शुभकामनाएं। अभिषेक गोलू श्रीवास्तव, महानगर मंत्री, हिंदू युवा वाहिनी। आज किस तरह की आरती थी और क्या आप लोगों ने? महाराज जी के 50वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पे हिंदू युवा वाहिनी एवं मां गंगा सेवा समिति 80 के तत्वावधान में हम लोगों ने 80 घाट पे भव्य महाआरती का आयोजन किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराज जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने वाले बुलडोजर को हम लोगों ने 80 घाट पे उतारा है और भव्य जो है यहाँ सजाया है। और माँ गंगा से ये प्रार्थना किया है कि जैसे महाराज जी ने माफियाओं की कमर तोड़ी है पिछले 5 सालों में, और ये इस कार्यकाल में अपने इससे दुगनी तेजी से जो कार्य करें और पूरे उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का काम करें। आज आरती में क्या आकर्षण का केंद्र रहा? आरती में हम लोगों ने जैसे बुलडोजर लगवाया है, यहाँ पे बुलडोजर को सजाया है हम लोगों ने, और महाराज जी का कटआउट लगाया है हम लोगों ने, तो ये काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। ग्रेटर नोएडा में 30 जून तक धारा 144 लगा दी गई है। शांति व्यवस्था और कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। नोएडा जिले में बनाए रखने और कोरोना संक्रमण को देखते हुए 30 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने के भी आदेश फिलहाल जारी कर दिए गए हैं। अपर पुलिस आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने आदेश पारित करते हुए ये भी कहा कि शहर में कोविड-19 रोकथाम के साथ जनपद में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी जनपद में 4 जून से 30 जून तक धारा 144 को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने और एक जगह पर अधिक संख्या में लोगों को एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। शहर में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी सामाजिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी गई है। और वहीं होटल, मॉल्स, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, धार्मिक स्थलों पर कोविड के दिशा निर्देश का पालन करना भी बेहद अनिवार्य होगा।
नोएडा की थाना फेज 1 पुलिस ने फर्जी मार्कशीट साथ ही डिग्री बनाने वाले 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से कई स्कूल और कॉलेज की कुल 120 फर्जी मार्कशीट और साथ ही मार्कशीट बनाने के उपकरण, एक प्रिंटर, एक सीपीयू समेत कई उपकरण बरामद किए गए हैं और मार्कशीट बनाने के सफेद कागज भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने पूछताछ में ये भी बताया कि शातिर किस्म के ये अपराधी बताए जा रहे हैं और फर्जी मार्कशीट साथ ही डिग्री तैयार करने का कारोबार लगभग 20 सालों से कर रहे हैं। ये दोनों 12वीं तक पढ़े हैं। 3000 से 4000 रुपए में ये डिग्रियां बनाते हैं। पेपर और डिग्री के अनुसार रेट भी तय करते हैं। डिग्री बनाने के लिए कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके द्वारा वे फर्जी डॉक्यूमेंट को तैयार किया करते थे। देखिए, थाना फेज 1 ने एक फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस एरिया के एसीपी को और एसएचओ प्लस वहाँ के लोकल चौकी इंचार्ज गोलचक्कर को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग फर्जी मार्कशीट बनाकर और हमारे यहाँ काम करने वाले कुछ लोगों से टाइप किया हुआ है और उनको बेचने जा रहे हैं। इस सूचना को हम लोगों ने डेवलप करके और इंटरसेप्ट किया। 2 आदमी को हम लोगों ने नयाबाद से अरेस्ट किया है। एक का नाम अब्दुल समद है और दूसरा का नाम आकिल है। अब्दुल समद बजरिया गाजियाबाद का रहने वाला है और आकिल दादरी गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। ये दोनों मिलकर फर्जी मार्कशीट बनाते थे। बेसिकली ये लोग गूगल इमेज से सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करते थे और उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कोरल वगैरह है, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उसमें जो भी एडिटिंग थी एडिटिंग करके और उसके बाद संबंधित आदमी को इसको बेचा करते थे। इसमें ज़्यादातर सर्टिफिकेट्स हमारे यहाँ CCS यूनिवर्सिटी की बनी हुई है और यूपी और उत्तराखंड बोर्ड के मार्कशीट्स वगैरह हैं। ये लोग यहाँ पे इसको 3000-4000 रुपये में बेचा करते थे। इन लोगों के अनुसार ये लगभग 10,000 लोगों को अब तक ये बेच चुके हैं और काफ़ी लंबे अरसे से लगभग 20-22 साल से इस काम को कर रहे थे। बीच में एक बार ये अब्दुल समद जेल भी गया था और अभी हम लोगों ने इनसे 120 मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रिकवर किए हैं। बाकी इसको बनाने में जो कंप्यूटर और कंप्यूटर के जो इक्विपमेंट्स हैं और प्लस अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो हम लोगों ने रिकवर किया है। इनके बारे में और भी पता किया जा रहा है। मुख्य रूप से जो सर्टिफिकेट जिनको दिए गए थे, बेचे गए थे, उन लोगों के बारे में भी हम पता कर रहे हैं, उनको वेरीफाई कर रहे हैं और कहाँ कहाँ यूज़ किया गया उसको भी हम वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो आकिल है, जो आदिल है, इसके पिताजी आकिल हैं। इनकी डेथ हो गई है और ये उनका बेटा अब उनकी जगह पे काम कर रहा था। तो पहले आकिल और अब्दुल समद काम करते थे और अब आदिल इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें सर कंप्यूटर काम कौन करता है, समद या आदिल? ये समद इसमें एक्सपर्ट है और जो आकिल और उसके बाद उसका बेटा आदिल, ये लोग जनरली इस तरह के लोगों को पोटेंशियल कस्टमर्स जो थे, जो बायर्स थे, उनको लाते थे। सर, इनके बीच में कोई ठेकेदार था या फिर कोई जैसे जो लेते थे उनको करते थे? देखिए, इसमें नेटवर्क जो था वो आकिल का नेटवर्क था और उसकी डेथ के बाद उसका बेटा आदिल इसको संभाल रहा था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।